प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श की इस डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग जो फोर्थ लेसन है हम लोग इसका थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। और बीच के कोई प्रश्नों में भी आपको डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है अभ्यास से पहले के प्रश्नों में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे आप मेरे से अवश्य पूछ सकते हैं। तो अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक गोलाकार चालक की धारिता हमें दी है 1 पिको फैरड। देखिए फैरड मात्रक से आप पहले से परिचित हैं, किसका मात्रक है फैरड, धारिता का। तो हमें उस गोलाकार चालक की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप स्मरण कीजिए, याद कीजिए जो आपने सूत्र याद कर रखे हैं ऑलरेडी। तो किसका सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, गोलाकार चालक, नाम याद कीजिए, गोलाकार चालक की धारिता ऐसी कोई हेडिंग थी। तो इसका सूत्र क्या था, ये गोलाकार चालक हो गया हमारे पास, आर त्रिज्या है इसकी, केंद्र ओ हो गया, इसकी धारिता सी का जो फॉर्मूला था वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उम्मीद है अब आपको ये सूत्र याद आ गया होगा। हम लोगों से त्रिज्या पूछी गई है तो पक्षांतरण कर लेते हैं। तो आर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हम पहले चैप्टर से मान याद करते आ रहे हैं। उम्मीद है अब तक आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। क्या मान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹, ये वैल्यू है, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो आर इक्वल्स टू क्या बनेगा, आर इक्वल्स टू बनेगा, सी की वैल्यू रख दीजिए 1 पिको फैरड, पिको मतलब 10⁻⁻12। तो हम लोग सी की वैल्यू रखेंगे 1 पिको मतलब 10⁻12 अपॉन में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू दी हुई है। तो मल्टीप्लाई में आएगा 9 × 10⁻9। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आर इक्वल्स टू बना 9 × 1 9, और 10 की पावर कितनी बढ़ जाएगी, देखिए -12 यहाँ पड़ी है, +9 यहाँ पड़ी है, दोनों को जोड़िए तो पावर बनेगी 10⁻³ और कौन सी पत्ती है, देखिए ये जो वैल्यू है एसआई पत्ती में है, ये वैल्यू एसआई पत्ती में है, तो फिर आपका आंसर भी एसआई पत्ती में आना है। तो त्रिज्या मतलब दूरी के लिए एसआई पत्ती में मात्रक है मीटर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ मीटर। तो आर इक्वल्स टू हमारे पास बन के आता है 9 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो गया गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। देखिए आपको प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया होता है संधारित्र का। न्यूमेरिकल करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको टॉपिक आए, पहले से टॉपिक आपको मस्ट है। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी आपको 100 न्यूटन पर कूलाम दी हुई है तीव्रता। प्रत्येक प्लेट पर आवेश, यहाँ आवेश आएगा, प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है हमें यह ज्ञात करना है। देखिए सर्वप्रथम आप पहचान कीजिए आपको दिया क्या है। आपको समांतर प्लेट संधारित्र दिया है, क्षेत्रफल A है और आपसे आवेश Q पूछा जा रहा है, और बीच में जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपको गिवन है, दी हुई है, E की वैल्यू दी हुई है। चित्र बनाने के पीछे उद्देश्य है आपको E का सूत्र याद आ जाए। तो उम्मीद है आपको E का सूत्र याद आ गया होगा। इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E, इसका सूत्र होता है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में σ/ε0। याद आ गया, सिग्मा क्या था सिग्मा क्या था भाई, सिग्मा था पृष्ठ आवेश घनत्व अर्थात Q/A। Q है पृष्ठ पर आवेश और क्षेत्रफल है A पृष्ठ का, तो पृष्ठ आवेश घनत्व Q/A से निकल जाएगा। तो हम लोग इस सिग्मा के स्थान पर ये पुट करेंगे तो E इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा Q/A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें प्रश्नानुसार क्या याद करना है, आवेश। तो सूत्र में उसी प्रकार से पक्षांतरण कर लीजिए, क्या याद करना है हमें, आवेश। तो Q इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट गुणा में E, वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, A की वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई है हमें,
किस में दी हुई है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो ए की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 100, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2, लेकिन वर्ग है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो -4 आ जाएगा, -4 होगी पावर। मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको याद करने ये आंकड़े, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यूज़ में आने वाले आंकड़े हैं। मल्टीप्लाई में तीव्रता की वैल्यू कितनी दी है, 100 न्यूटन पर कूलाम, अर्थात ऑलरेडी SI पद्धति में दी हुई है हमें, तो यहाँ हम लिख देंगे 100। ओके, अब देखिए 100 यहाँ है और 100 यहाँ है, तो पावर कितनी होगी 10 की पावर होगी 4। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये होगी प्लस में 4, देखिए ये 2 है और ये 2 है पावर, और यहाँ माइनस में 4 पावर पड़ी है, 10 की पावर -4 भी पड़ी है, और 10 की पावर -12 भी पड़ी है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे आप, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो आंसर हमारे पास आया 8.85 इंटू 10 की पावर -12। किसका आंसर है बेटा, ये आंसर है Q का। Q क्या है, प्लेट पर आवेश। आप इसे कूलाम में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपने जो भी इसके अंदर कांस्टेंट यूज किए हैं वो SI पद्धति के लिए किए हैं, और SI पद्धति में आवेश कूलाम में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम लिख सकेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर इसे लिख सकेंगे, देखिए 10 की पावर -12 है, इसका मतलब है ये पिको, तो आप लिख सकेंगे पिको कूलाम। तो ये हो गया Q = 8.85 पिको कूलाम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र दोबारा दिया हुआ है हमें, और इसे कहाँ रखा गया, निश्चित विभवांतर पर। विभवांतर फिक्स है प्लेटों के मध्य, इसके विभवांतर को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 mm मोटी स्लैब रखी गई है। मैं चित्र बनाता जाता हूँ साथ साथ में। ये रहा समांतर प्लेट संधारित्र, और इसकी प्लेटों के बीच में हम लोगों को कहा गया है कि एक प्लेट रख दी गई है, ये हमने प्लेट भी रख दी है, और इस प्लेट की मोटाई दी गई है हमें क्वेश्चन के अंदर। कितनी मोटाई की दी गई है, 3 mm दी गई है। तो इस प्लेट की मोटाई है 3 mm। ओके, आगे क्या कहता है, तो प्लेटों के मध्य दूरी 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है। क्वेश्चन भाई पहले से दूरी कितनी है पता नहीं है, तो एक काम करता हूँ, मैं पहले से दूरी को d मान लेता हूँ, ठीक है। विभवांतर प्लेटों के मध्य हम लोग v मान लेते हैं, जब दिया नहीं आंकड़ा तो हमने मान लिया है, जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन करते समय। अब ये कहता है कि d है जो वो कितनी हमने इंक्रीज करनी है, 2.4। किस लिए किस लिए, ताकि जो निश्चित विभवांतर बना रहे, विभवांतर चेंज नहीं होना चाहिए प्लेटों के मध्य, विभव जो है संधारित्र का वो बदलना नहीं चाहिए। तो आपने जो इसके अंदर स्लैब रखी है उसका पैरावृत्तांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को दोबारा समझ लीजिए। प्रश्न क्या कहता है, v विभवांतर है, आपने इसके अंदर एक स्लैब को इंजेक्ट कर दिया, तो बताइए v घटेगा या बढ़ेगा, v घट जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को चेंज कर देता है, जिससे v क्या होता है, वही रह जाता है जो पहले से था। तो उस कंडीशन में हमें पैरावृत्तांक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। प्लेटों के मध्य विभवांतर, ध्यान दीजिएगा, ये जो विभवांतर मैं ज्ञात करने वाला हूं ये तबका है जब हम लोगों ने इसके बीच में कोई प्लेट वगैरह नहीं रखी है, मतलब इसमें प्लेटों के मध्य वायु है या फिर निर्वात है, तब मैं चर्चा कर रहा हूं। तो सूत्र याद कीजिए, विभवांतर का क्या होता है,
सूत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा में डी। समांतर प्लेट्स नरेंद्र टॉपिक आपने पढ़ा है तो आपको सूत्र अवश्य याद आ जाएगा। तो V इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, मैंने पीछे की क्वेश्चन में भी चर्चा की थी, Q बाय ए। तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट गुणा में D, ये आ गया V का वैल्यू। अब हम लोग इसे समीकरण नंबर 1 दे के छोड़ देंगे, हल हम बाद में करेंगे। समीकरण 1 नंबर दे के हमने छोड़ दिया। अब प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, इसके अंदर एक स्लैब को लेके आना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज यहाँ से ऐड कर लेते हैं हम लोग, ये नेक्स्ट पेज ऐड हो गया। और अब हम चर्चा करते हैं प्रश्नानुसार हमें क्या बताया गया है। हमें प्रश्नानुसार बताया गया है अब कि इसके अंदर आपको एक स्लैब लेके आनी है। हम लोग इसके बीच में एक स्लैब ले आते हैं, ये लीजिए भी स्लैब ले आए, और इस स्लैब की जो मोटाई दी गई है हमें वो दी गई है 3 mm, और बीच की दूरी पहले कितनी थी, पहले बीच की दूरी थी d, और अब d से इंक्रीज कर दी गई है। कितनी दूरी इंक्रीज की गई है, प्रश्न में चल के देखते हैं। हमें कहा गया दूरी इंक्रीज की गई है 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है। तो फिर हमने जो दूरी थी वो d प्लस 2.4 इन mm कर दी। ये नई डिस्टेंस होगी अब इनके बीच में। आवेश चेंज होगा या नहीं होगा, भाई आवेश चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे हमने बैटरी से नहीं जोड़ रखा है, और जब तक बैटरी से नहीं जोड़ा तो ना तो इसमें से आवेश, इस पे आवेश कम होने वाला है, ना ही इस पर आवेश बढ़ने वाला है। तो इसका विभांतर प्रश्न अनुसार V बना रहता है। प्रश्न ने कहा है कि वो निश्चित बना रहता है। तो हम लोग इस कंडीशन में विभांतर ज्ञात करते हैं। इस कंडीशन के अंदर प्लेटों के मध्य क्या ज्ञात करते हैं, विभांतर ज्ञात करते हैं। तो विभांतर V बना रहता है, तो मैं V डैश नाम नहीं दे रहा हूँ, V नाम दे रहा हूँ सीधा ही। अब हम देखेंगे कि इस खाली सरफेस के अंदर जो ये एरिया खाली दिख रहा है आपको, जहाँ वायु है, इसके लिए विभांतर कितना है। और फिर हम देखेंगे कि ये जो पैरावृतांक पट्टिका दिख रही है, इसके सिरों पर विभांतर कितना है। दोनों विभांतर को जोड़ेंगे तो प्लेटों के मध्य कुल विभांतर आ जाएगा। इसकी चर्चा हम डिटेल से टॉपिक में कर चुके हैं, यहाँ नहीं करेंगे। तो वायु के लिए विभांतर कितना होने वाला है, वायु के लिए विभांतर होने वाला है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ हमें वह दूरी लिखनी है जो वायु के लिए है। टोटल दूरी ये रही, इसमें से आप माइनस कर दीजिए किसको, 3 mm को, तो किसके लिए दूरी बच जाएगी, वायु के लिए। तो टोटल जो दूरी है, मैं एक बार के लिए इसको d डैश मान लूँ, बाद में मान रख दूंगा, d डैश मान लेता हूँ। तो टोटल दूरी है d डैश, और d डैश में से मैंने घटा दिया 3 mm को, तो ये वायु की जो डिस्टेंस है वो आ गई इसके अंदर। अब इसमें मुझे करना है प्लस, इसमें मुझे करना है प्लस। तो प्लस किसे करना है, जो माध्यम भरा है इसके सिरों पर विभांतर को, वो कितना होगा, वो होगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R गुणा में माध्यम की मोटाई कितनी है, 3 mm। ये हो गया जो माध्यम है उसके सिरों पर विभांतर। इन दोनों विभांतरों को जोड़ दिया तो प्लेटों के मध्य विभांतर आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देता हूँ। तो V इक्वल्स टू बढ़ेगा, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा D डैश -3, और इधर बचेगा प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन R। ये हो गया विभांतर। कब, जब इसके मध्य हमने एक स्लैब को फिट कर दिया है, 3 mm मोटाई की स्लैब को फिट कर दिया है। लेकिन यह पीछे जो पहले जो विभांतर था उसके बराबर है। ये किसने कहा है, ये प्रश्न ने कहा है। तो क्यों ना हम समीकरण 1 जो हमने अभी समीकरण 2 बनाई है इसके बराबर रख ली, क्योंकि दोनों विभांतर क्या दिए गए हैं, बराबर दिए गए हैं, निश्चित दिए गए हैं, तो हम इनको बराबर रखते हैं। तो समीकरण 1 देख लेते हैं क्या है,
Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी। तो समीकरण 1 व 2 से Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट गुणा में D और इक्वल्स टू में आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और गुणा में आ जाएगा D डैश माइनस 3 प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन R। अब देखिए इसमें से कैंसिल हो रही है एक टर्म, ये Q ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसके बाद में हमारे पास इधर बचेगा D और इक्वल्स टू में D डैश माइनस 3 प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन R बचेगा। अब हम लोग D डैश का मान भी रख लेते हैं। D डैश का मान क्या है, D प्लस 2.4, D प्लस 2.4। तो नेक्स्ट पेज पे रखते हैं, तो इसमें नेक्स्ट पेज ऐड कर देते हैं, ये नेक्स्ट पेज ऐड हो गया। और अब हमारे पास जो समीकरण है उसको देख के लिख लेते हैं। तो D इक्वल्स टू, D डैश का मान रख रहा हूं मैं D प्लस 2.4 और प्लस में 3 और प्लस में 3 अपॉन एप्सिलॉन R। कन्फर्म कर लेते हैं मान सही रखा है क्या, तो सॉरी -3 है ये, +3 नहीं है, -3 ये है, -3। अब ठीक है, हम लोग अब देखेंगे कि D से D क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, D से D कट हो गया है। तो बचता क्या है, इधर तो बचता है D से D कैंसिल होने पर 0 इक्वल्स टू में 2.4 माइनस में 3 और प्लस में 3 अपॉन एप्सिलॉन R। अब हम लोग पक्षांतरण कर लेते हैं, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2.4 है और ये 3 है तो 0.6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई, 0.6, ये हो गया 0.6 और इधर क्या है 3 अपॉन एप्सिलॉन R। तो अब देखेंगे कि एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 3 अपॉन 0.6। तो हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 अपॉन 6 आ जाएगा एप्सिलॉन R का वैल्यू। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है नहीं। तो डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन R की वैल्यू निकल के आएगी 5। एप्सिलॉन R मतलब प्रावृत्तांक की वैल्यू कितनी है, प्रावृत्तांक जो है वो कितना है, 5 है। अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप आराम से समझ करके खुद भी करके देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास। दो संधारित्र की धारिता क्रमशः 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 और 4 माइक्रोफैरड दी हुई है। जब इनको क्रमशः श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब एक बार तो श्रेणी क्रम में जोड़ना और एक बार समांतर क्रम में जोड़ना है, तो इनकी तुल्य धारिताओं की तुलना कीजिए। देखिए करना कैसे होगा क्वेश्चन, पहले आप श्रेणी क्रम के लिए क्या ज्ञात कर लेंगे भाई, धारिता। फिर आप समांतर क्रम के लिए धारिता ज्ञात कर लेंगे, फिर इन दोनों का क्या कर देंगे, अनुपात कर देंगे, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम मेरे पास दो संधारित्र दिए गए हैं, उनको मुझे किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। प्रश्नानुसार मुझे इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। एक है C1 धारिता का, एक है C2 धारिता का। C1 और C2 के मान हमें प्रश्न में दिए हुए हैं, 2 माइक्रोफैरड और ये है 4 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम का सूत्र आपको याद होगा तुल्य धारिता के लिए। तुल्य धारिता का जो सूत्र है, तुल्य धारिता हम कैसे निकालेंगे, तुल्य धारिता मान लेते हैं कि C है, कैसे निकालेंगे, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब मान रख देते हैं इसके अंदर, तो 1/C इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4। तो 1/C इक्वल्स टू एलसीएम 4 आ जाएगा अपना इसमें, और यहाँ बचेगा 2 + 1 अर्थात C इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3। देखिए काम करते हैं हम लोग, इसका नाम C न दे करके CS दे देता हूँ। S मतलब सीरीज,
श्रेणी क्रम एस लगा देता हूँ मैं यहाँ, ताकि हमें आगे क्वेश्चन में पहचान करना इजी हो जाएगा। ये मात्रक वही होगा माइक्रोफैरड, ये हो गया समीकरण 1। ओके, अब मैं प्रश्नानुसार समांतर क्रम के लिए चर्चा करने वाला हूँ। तो समांतर क्रम के लिए चर्चा कर देते हैं अपने। समांतर क्रम का बिल्कुल सिंपल है, C1 और C2 को हमने कौन से क्रम में जोड़ दिया? समांतर क्रम में। ये लीजिए भी समांतर क्रम जोड़ दिया C1 और C2 का, ये है C1 और ये है C2। तो बताइए तुल्य धारिता कितनी होने वाली है? तुल्य धारिता जो है वो हम लोग CP मान लेते हैं, P मतलब पैरेलल, ठीक है। और इक्वल्स टू सूत्र आपको याद है C1 प्लस C2। सूत्र आपको याद रखने हैं, इनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कहीं श्रेणी क्रम में समांतर क्रम वाला मत लगा दीजिएगा। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। जो गलतियां होती वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां नहीं होती पेपर में, गलतियां होती है छोटी छोटी। तो CP इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, C1 की वैल्यू कितनी है 2 और C2 की 4, तो ये वैल्यू आई हमारे पास 6 माइक्रो फैरेड CP। अब हमें प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार हम लोगों से अनुपात पूछा गया है, तो भी अनुपात का मतलब प्रश्नानुसार अनुपात पूछा गया, अनुपात का मतलब CS बटा में CP। देखिए जो पहले दिया है उसको ऊपर रखना है, जो बाद में दिया है उसे नीचे रखना है। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 4 बटा में 3 और गुणा में 1 बटा में 6। तो भाग लगाना था तो हो जाएगा ये। इसके बाद में इसको हल कर देते हैं, ये इससे कट जाएगा, देखिए 2 और ये आ जाएगा 3, तो 2 बटा में 9। तो प्रश्न अनुपात क्या हुआ 2:9 अपना उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा 2:9। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं अपने। हमें दिया गया है 2 आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं, एक की तो है 0.05 और दूसरे की गलती से प्रिंट हुई है, ये शायद 0.10 है। हाँ ये 0.10 है, बुक में आप देख लीजिएगा 0.10 दी गई है। प्रत्येक गोले पर 75 माइक्रोकुलाम 75 माइक्रोकुलाम आवेश है। इन गोलों को पतले तार द्वारा जोड़ने पर जिन्होंने टॉपिक किए हैं अच्छी तरह, उन्हें ये टॉपिक दिख रहे हैं, न्यूमेरिकल के अंदर टॉपिक दिख रहे हैं। आपको याद आ गया होगा, ये आवेशों के पुनः वितरण वाला टॉपिक लग रहा है अपने को। इसमें पूछा गया उभयनिष्ठ विभव। देखिए जब मैंने टॉपिक करवाया था तब मैंने वहाँ इंपॉर्टेंट है ये शब्द लिखा था कि ये सूत्र बहुत काम का है, याद कीजिएगा। तो उसके आधार पर ये क्वेश्चन होना है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है भाई? हमें दिया गया है कि 2 गोले हैं, एक की त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 और दूसरे की त्रिज्या मान लेते हैं भाई R2। R1 की वैल्यू हमें दी गई है R1 की वैल्यू हमें दी गई है 0.05 मीटर और R2 की वैल्यू दी गई है कितनी 0.1 मीटर। इसके बाद में इन पर आवेश भी हमें दिया गया, प्रत्येक गोले पर समान आवेश दिया गया। इस पर भी 75 माइक्रोकुलाम और इस पर भी 75 माइक्रोकुलाम। तो अब हम लोगों को उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है, तो उसके सूत्र को याद कीजिए। पहले तो सूत्र के पास चलेंगे, फिर हमें देखेंगे क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, उसके आधार पर हम लोग आगे इसके अंदर लिखेंगे। तो देखिए हमें ज्ञात करना है उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है। तो आपको सूत्र याद आ रहा होगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही सूत्र तो है ना। अब आप देखेंगे भी हमें यहाँ V1 नहीं दिया, V2 नहीं दिया, C1 और C2 भी नहीं दिया, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल काम है। अभी हमारा काम शुरू होता है, सूत्र डायरेक्ट जब पुट नहीं होता है। देखिए आपको पता होगा कि हमारे पास गोले दिए गए हैं
और गोले की धारिता का सूत्र याद है आपको, मैं लिख देता हूं, गोले की धारिता का सूत्र C इक्वस टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही होता है। अब आगे विभव भी नहीं दिया अभी हमें, तो विभव का सूत्र याद होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। याद आ गए दोनों सूत्र? क्या आप C और V के मान इस सूत्र के अंदर रख सकते हैं? तो हम लोग रखते हैं। इसी सूत्र को आप पहले गोले के लिए लगाएंगे और इसी सूत्र को ही दूसरे गोले के लिए भी लगाएंगे। तो मैं इधर लगाता हूं डायरेक्ट, तो V इक्वस टू क्या बढ़ना है हमारे पास, C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये पहले गोले के लिए धारिता हो गई, और V1 की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये लीजिए V1, और इसी प्रकार से V2 लिख देते हैं। तो V2 आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और यहाँ आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। R2 आ जाएगा ये, ओके। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास क्या आने वाला है, C1 प्लस C2। तो C1 कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए कॉमन निकाल दिया मैंने, सीधा लिख दिया। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि भी C1 और C2 में दोनों में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आना ही है ना, तो मैंने कॉमन निकाल दिया इसको, और R1 पहले गोले का, R2 दूसरे गोले का हो गया। अब आप देखेंगे कि इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और नीचे भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो कैंसिल करो इसे, इसको काट देते हैं, ये लीजिए, ये तो कट गया टोटल, और ये ऊपर भी कट रहा है, देखिए ऊपर भी कट रहा है, अपने को यहाँ न काटे हैं तो ऊपर ही कट गया। ये देखिए कैसे कट गया, इसके साथ ये तो नीचे भी तो पड़ा है ना, ये इससे कट गया, ये काट लेते हैं, R1 भी कट हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया ये तो, R2 और ये टोटली कट गया, तो ऊपर Q और Q बच गया। देखो कैसे भी दोनों पर आवेश तो समान ही दिया है ना, तो ये हो जाएगा अपना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया ये तो, कैलकुलेशन बड़ी नहीं इसमें तो। Q प्लस Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। अब अपने पास सारे मान उपलब्ध हैं, तो पहले मैं एक नया पेज लाता हूँ, ये नया पेज आ गया अपने पास, और अब हमारे पास Q की वैल्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब है, इनको रखते हैं फटाफट। तो V इक्वल्स टू हमारे पास बनने वाला है 75 प्लस 75 माइक्रो दिया हुआ है, माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, और अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो उसकी वैल्यू भी मैंने रख दी है, और अपॉन के अंदर और क्या है, R1 प्लस R2। तो R1 कितना दिया हुआ है, R1 है 0.05 और प्लस 0.1, यही वैल्यू है, और हम लोग इनको जोड़ देते हैं, और 75 और 75 कितने हो गए, 150, 150, और गुणा में 10 की पावर -6 गुणा 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये आ गया बटा में, ये जोड़ो 0.1 और 0.05 जोड़ेंगे तो ये हो गया 0.15, ओके। और इसको हल करेंगे अपने, तो कट कटाने के बाद 9 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट बच जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। तो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, आवेश प्रवाह की मात्रा। देखिए आवेश प्रवाह की मात्रा से क्या तात्पर्य है, जब आप इन्हें एक तार से जोड़ देंगे इस प्रकार से तार से इनको, तो उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले गोले की ओर आवेश आ जाएगा। हमसे पूछा गया कितना आवेश प्रवाहित हो गया, मतलब इधर से इधर कितना आवेश आया है, ये पूछा गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी आवेश कितना है 75 माइक्रो कूलम, और बाद में कितना है वो निकाल लेते हैं। बाद में अगर इस पर कम हुआ है, मान लो सपोज इस पे 50 हो गया, था कितना 75, तो बताओ प्रवाहित कितना हो गया, 75 माइनस 50 कितना प्रवाहित हुआ 25। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास आवेश है कितना इस पर, यहाँ शुरू करता हूँ क्वेश्चन में।
हमारे पास प्रारंभिक आवेश दिया हुआ है, प्रारंभ में आवेश दिया हुआ है, कितना आवेश दिया हुआ है प्रारंभ में, Q, और Q की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 75 माइक्रो कूलम, ये हमारे पास ऑलरेडी आवेश दिया हुआ है। अब उभयनिष्ठ विभव हमने पहले पार्ट में ज्ञात कर लिया है, तो इसे जोड़ने के बाद इनको जब हमने जोड़ दिया है, दो चालकों को इस प्रकार से जोड़ने के बाद इस पर आवेश मान लीजिए Q डैश हो गया, Q1 डैश इस पर हो गया, Q2 डैश। ओके, हम Q1 डैश को ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? Q1 डैश ज्ञात करेंगे। इसकी त्रिज्या कितनी है? R1। इसकी त्रिज्या कितनी है? R2। तो देखिए Q1 डैश कैसे ज्ञात हो? धारिता की परिभाषा से हम लिखेंगे C1 गुणा में V, क्योंकि अभी वर्तमान में इस पर विभव कितना हो गया? V, उभयनिष्ठ विभव है V, इसका वैल्यू हमने ज्ञात कर रखा है, इसका यूज करेंगे हम लोग इसमें। तो C1 की वैल्यू कितनी है? C1 की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, यही तो है, और गुणा में V की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 6, ये है V की वैल्यू। तो अब हम लोग इनके मान रख देते हैं। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 की पावर 9 आएगी। तो R1 की वैल्यू कितनी है? देख लेते हैं R1 की वैल्यू कितनी है भाई। R1 की वैल्यू 0.05, R1 की वैल्यू कितनी है? 0.05, तो यूज करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई 9 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए। एक तो सीधा ही सीधा देखिए 9 कट गया है इसमें, एक तो क्या कट गया? 9। अब 10 की पावर 9 अपॉन में है और ऊपर 6 है, तो बताइए ये कटने के बाद में क्या कुछ बचने वाला है? यहाँ बचेगा 10 की पावर 3। ओके, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो ये आएगा 0.05 गुणा में 10 की पावर -3। तो आगे लिखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है Q1 डैश की, और 0.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना था भाई? -3 था, 10 की पावर -3। इसको अपने एक काम करते हैं, माइक्रो में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइक्रो कूलम। ये बाद का आवेश हो गया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आवेश कितना था? पहले था 75 माइक्रो कूलम। जब यहाँ से आवेश का प्रवाह हुआ संयोजित करने के बाद में, तो कुछ आवेश इधर चला गया, तो इस आवेश में क्या आएगी? कमी आएगी ना। तो कमी आने के बाद कितना रह गया है? कमी आने के बाद में रह गया है Q1 डैश, और इसकी वैल्यू आ गई 50। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है 50 माइक्रो कूलम। लेकिन प्रश्न में हमें पूछा गया है प्रवाहित आवेश की मात्रा। तो देखिए प्रवाहित कितना होगा आवेश? फ्लो चार्ज, प्रवाहित आवेश, मान लीजिए प्रवाहित आवेश है डेल्टा Q। कैसे निकलेगा? पहले कितना था? पहले था Q, अब कितना है? अब है Q1 डैश, तो इनका अंतर ही तो प्रवाहित हुआ है, तो बराबर आ जाएगा 75 माइनस 50 माइक्रो कूलम, और माइनस करने के बाद 25 माइक्रो कूलम। तो प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी है? 25 माइक्रो कूलम। 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफैरड धारिता के गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफैरड धारिता के निरावेशित चालक गोले से कर दिया जाता है। मतलब हमें कहा गया है कि 2 गोले हैं, एक गोला तो हमें दिया गया है Q1 आवेश नहीं दिया, सॉरी, इसमें हमें दी गई है धारिता। क्या दी गई है? धारिता कितनी? C1 2 माइक्रोफैरड, और कितनी वोल्टेज दी गई है इस पर? V1 हमें दिया गया है 150 वोल्ट।
और एक और दिया गया हमें चालक, और ये निरावेशित है, लेकिन धारिता तो है ना कुछ इसकी भी। कितनी है? 1 माइक्रोफैरेड। निरावेशित है, आवेश नहीं है इस पर। अगर आवेश नहीं है तो विभव कितना होगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आवेश ही नहीं है तो विभव होगा ही नहीं, तो विभव कितना होगा? 0 होगा। उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। भाई इनको जोड़ दिया गया है ना, इनको संयोजित किया गया है ऐसे तार से, और उसके बाद में दोनों पर उभयनिष्ठ विभव की गणना करनी है। तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आपको याद है? उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आपको याद है? उभयनिष्ठ विभव का क्या सूत्र है? V इक्वल्स टू में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये सूत्रों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग याद कीजिए। ये सूत्र याद करेंगे तभी आप न्यूमेरिकल अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो वैल्यू क्या आएगी C1 की? हमें दिया हुआ है, मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ। 2 × 10⁻⁻⁶, और V की वैल्यू है 150, और ये तो 0 ही होने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि V2 0 है। V2 क्या है? 0 है। और अपॉन में C1 प्लस C2, तो इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 3 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6। काट दीजिए तो V की वैल्यू क्या निकल के आनी है? यहाँ V की वैल्यू निकल के आएगी, ये कट जाएगा ऐसे, देखिए 10⁻⁻6 10⁻⁻6। ओके, अब अपने एक काम करते हैं, 3 को इससे और काट लेते हैं, तो ये 5 या 15 और 50 पे कट गया, तो आंसर आया, ये हो गया गुणा 100 वोल्ट आंसर आ गया इसमें V का। उभयनिष्ठ विभव कितना आ गया? 100 वोल्टेज। और भी कुछ पूछा है? प्रत्येक चालक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। कब? जोड़ने के बाद। प्रत्येक चालक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, जोड़ने के बाद ज्ञात कर देते हैं अपने। तो देखिए पीछे क्वेश्चन में भी हमने चर्चा की थी। देखिए अगर मान लीजिए पहले चालक पर Q1 डैश आवेश आता है तो गुणा, इसका सूत्र होगा C1 गुणा में V। सिंपल, C1 गुणा में V। C1 कितना है भाई? C1 2 माइक्रो 10⁻⁻6, और वोल्टेज कितना है? 100। तो कितना हुआ ये हुआ 200 माइक्रो कूलाम। 200 माइक्रो कूलाम पहले चालक पर तो आवेश होगा यह। अब दूसरे पर आप खुद कर देंगे, मुझे पता है वैसे तो। Q2 डैश हम निकालेंगे C2 गुणा में V, और C2 कितना है? 1, और V कितना है? 100। तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ 100 माइक्रो कूलाम। ये होगा, किस पर आवेश होगा भाई? दूसरे चालक पर। इस पर तो आवेश आया 100 माइक्रो कूलाम, और इस पर आया 200 माइक्रो कूलाम। यदि अपने से ये पूछ लेता कि इन्हें संयोजित करने से पहले इस पहले गोले पर कितना आवेश था, सिंपल आंसर 200 ये पड़ा, 100 ये पड़ा, तो कितना था इसके पास? 300 माइक्रो कूलाम पहले था, जोड़ने से पहले था। ओके तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। हमारे पास बूंदों की संख्या कितनी है? देखिए हमारे पास दिया गया है कि 125 बूंदे हैं। ये लीजिए, मैंने एक बॉक्स लिया और 125 बूंदों को रिप्रेजेंट कर दिया। काउंट मत करना, कम है, लेकिन 125 मान लेना। कितनी बूंदे हैं अभी इसमें? 125। ओके आगे पढ़ते हैं। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद की रचना कर दी गई है। चलो भाई, इन बूंदों की सहायता से हमने एक बड़ी बूंद बनाई है, ये बड़ी रचना कर दी। इससे विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। 2 प्रश्न है, बड़ी बूंद पर विभव कितना है और ऊर्जा कितनी कम या ज़्यादा होगी, जो भी है वो हम ज्ञात करेंगे। पहला काम हम विभव का करेंगे, फिर बात करेंगे ऊर्जा की भी। हम लोग ये देखना चाहेंगे कि जब इस एक बूंद पर 200 वोल्ट दिया हुआ है, प्रश्न देखिए 200 वोल्ट दिया हुआ है, प्रश्न में ये रहा 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो इस बूंद पर कितना वोल्टेज आने वाला है। तो मान लेते हैं हम लोग इस बूंद पर वोल्टेज आ रहा है V डैश, कितना? V डैश, और इनकी वोल्टेज को क्या मान लेते हैं?
इनकी वोल्टेज को हम मान लेते हैं V इक्वल्स टू है 200 वोल्ट, और हम इस पर वोल्टेज क्या मान रहे हैं V डैश। हमें क्या ज्ञात करना है, V डैश ज्ञात करना है। तो इस एक बूंद पर आवेश मैंने स्मॉल q मान लिया। ध्यान दीजिए, एक बूंद पर बोल रहा हूं मैं, सभी बूंदों पर नहीं बोल रहा हूं। और इस बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल Q मान लिया। कितना मान लिया, कैपिटल Q। तो ये बूंदें कितनी है टोटल 125। तो प्रारंभ में सभी बूंदों पर आवेश कितना है, सभी बूंदों पर आवेश है Q, और कितना हो जाएगा 125 Q हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इन सभी बूंदों को जोड़ने पर ही तो बड़ी बूंद बनी है ना। तो बड़ी बूंद के पास जो आवेश Q है वो किसके बराबर होगा, उन सभी बूंदों के आवेश के बराबर ही तो होगा। तो एक के पास Q है, दूसरे के पास Q है, तीसरे के पास Q है, तो कुल कितना हो गया 125 Q हो गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या लिखा है, बड़ी बूंद का आवेश ज्ञात हो गया 125 Q। ओके, अब देखिए मुझे V डैश ज्ञात करना है। देखिए Q तो मुझे ज्ञात हो चुका है, V डैश ज्ञात करना है। इसके लिए हम द्रव्यमान संरक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। इनका द्रव्यमान और इस बूंद का द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है क्या, नहीं होगा। क्यों, इन्हीं से जुड़ के तो ये बनी है ना, तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा। तो इसकी त्रिज्या मैंने स्मॉल r मान ली है, और इसकी त्रिज्या क्या मान ली, कैपिटल R। क्यों, द्रव्यमान निकालूंगा तो आयतन गुणा घनत्व करूंगा मैं, और आयतन गुणा घनत्व करूंगा तो मुझे त्रिज्या की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 125 बूंदों का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, बड़ी बूंद के द्रव्यमान के। बड़ी बूंद का द्रव्यमान इनके बराबर होगा। ओके, तो 125 बूंदों का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, 125 गुणा में एक बूंद का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब गुणा में घनत्व क्या मान लेते हैं, रो। भी अगर बूंदें जल की है तो जल का घनत्व यहाँ और यहाँ समान ही होगा दोनों जगह, तो यहाँ रो लिख रहा हूँ तो इधर भी रो ही लिखूंगा। तो इधर आएगा 4/3 पाई r क्यूब गुणा में रो। तो देखिए कट रहा है जो काट दीजिए, 4 देखिए इसमें कट क्या आ गया, वैसे तो आपको पता चल गया, ये टर्म कट हो गई और रो भी कट हो गया। ओके, तो बचता क्या है हमारे पास बचता है 5r की पावर 3। ध्यान दीजिए मैंने 125 को 5 की पावर 3 लिख दिया, लिख सकता हूं ना, 5 गुणा 5 गुणा 5 125 ही बनता है। और बराबर में क्या हो गया, r क्यूब। तो कैपिटल R की वैल्यू निकल के आती है 5r। ये हमने बड़ी बूंद के लिए कैपिटल R भी ज्ञात कर लिया। ध्यान दीजिए मैंने बड़ी बूंद के लिए Q ज्ञात किया, पहले तो बड़ी बूंद के लिए मैंने R ज्ञात किया। अब मैं इसका V डैश ज्ञात करने के लिए तैयार हूं। तो अब देखिए बड़ी बूंद पर मुझे विभव ज्ञात करना है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं V डैश। और V डैश का सूत्र क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही होता है क्या, विभव। बड़ी बूंद है, बूंद के सतह पर विभव Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। R उसकी त्रिज्या है। तो आप Q की वैल्यू क्या रखेंगे, 125 गुणा में स्मॉल q। तो ये हो गया 125 गुणा में स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में 5 गुणा स्मॉल r। ये हमने कैपिटल R की वैल्यू रख दी है। ओके, अब देखिए आगे, ये नया पेज आ गया अपने पास। हमें क्या करना था, इनको हल करना है। तो देखेंगे आप V डैश इक्वल्स टू बनेगा 125, साइड में रखिए, और यहाँ स्मॉल q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ये काम कीजिए, यहाँ 5 जो गुणा में था इसे भी यहाँ रख दीजिए इधर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको पीछे के सूत्र याद है, आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, पीछे का रिवीजन साथ साथ में करते हैं, तो तुरंत दिमाग चलेगा ही चलेगा। ये सूत्र किसका है? जल्दी सोचिए, सूत्र किसका है? ये है जो छोटे वाली बूंद थी ना, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर थी, उसकी सतह पर विभव का सूत्र है, V का सूत्र है ये। V इक्वल्स टू स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। कितने वोल्ट दिया हुआ है पर्सन में? इसकी वैल्यू 200 वोल्ट दी हुई है हमें। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 200 वोल्ट। तो आप मान रखिए V डैश इक्वल्स टू, इसको भाग लगा दीजिए 25 गुणा में 200, तो गुणा कीजिए 25 गुणा 50 हो गया, ये हो गया 50 और ये 2 जीरो आ गई, तो ये कितने हो गए? 5000 वोल्ट हो गया। तो बहुत बड़ी वोल्टेज हो गई। इसका मतलब बड़ी बूंद है, उसको हाथ नहीं लगाने का, बहुत हाई वोल्टेज है इस पर। तो ये हो गया बड़ी बूंद पर विभव। इसके बाद में ऊर्जा में परिवर्तन और ज्ञात करना है। तो पहले तो मैं 125 बूंदों की ऊर्जा निकालता हूं, प्रारंभिक ऊर्जा निकालता हूं, प्रारंभ में ऊर्जा निकालता हूं। मान लीजिए प्रारंभिक ऊर्जा को मैंने U नाम दे दिया। मैं 1 बूंद की ऊर्जा निकालूंगा और 125 से क्या कर दूंगा? गुणा। तो 125 से मैं गुणा करूंगा 1 बूंद की ऊर्जा निकाल के। तो 1 बूंद की ऊर्जा कैसे निकलेगी? देखिए ऊर्जा के विभिन्न सूत्र हैं। हमें दिया क्या है? हमें वोल्टेज दिया है, और क्या दिया है? हमें वोल्टेज के साथ कुछ और दिया है जिसका हम प्रयोग कर सकें, आवेश। आवेश स्मॉल क्यू दिया है ना, स्मॉल क्यू का यूज करते हैं। स्मॉल क्यू हमने मानना है, दिया नहीं है वैसे, स्मॉल क्यू का यूज करते हैं। तो आपको सूत्र याद आ जाएगा 1/2 Q गुणा में V। बताइए ये सूत्र होता है या नहीं होता? ये ऊर्जा का सूत्र होता है, हमने पढ़ा था। तो ये होगी प्रारंभिक ऊर्जा। V का मान दिया है, मैं रख देता हूं इसमें 125 गुणा में V का मान 200 दिया है, 200 के बटा में 2 आएगा, 100 बच गया ना, सीधा लिखता हूं 100, और गुणा में क्या आ गया? स्मॉल q। ये होगी प्रारंभिक ऊर्जा। इसको हम लोग बॉक्स में बंद करके छोड़ देते हैं। अब बाद की ऊर्जा और निकाल लें। बाद में क्या बन गई? बड़ी बूंद बन गई। बड़ी बूंद की ऊर्जा निकालिए। बड़ी बूंद की ऊर्जा है U डैश, और कितनी आने वाली है U डैश? सूत्र वही 1/2 Q V डैश। याद रखिए बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल Q है और बड़ी बूंद का विभव V डैश है, तो इसी प्रकार से पैरामीटर चेंज हो गए। तो Q की वैल्यू कितनी है? आपने निकाली थी पहले, ये थी 125 स्मॉल q, और V डैश कितना निकाला था? V डैश कितना निकाला था हमने? V डैश 5000 निकाला था। V डैश निकाला था 5000, पहले पॉइंट में मिटा दिया जो हमने 5000 निकाला था। तो हल कर लेते हैं। ये बढ़ेगा 5000 का आधा कर दो, ये हो जाएगा 2500। 2500 गुणा में 100 गुणा में 125 स्मॉल q, और ये हो गया हमारे पास U डैश। क्या हो गया भाई? U डैश, बाद की ऊर्जा। तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करते हैं अपने। तो U डैश का मान हम लोगों को इस U के पदों में निकालना है, तो हमें पता चल जाएगा कितनी ऊर्जा बढ़ी और कितनी घटी है, जो भी हुआ है। तो U डैश की वैल्यू निकालेंगे 2500 गुणा में, हमें देखिए इसमें 100 चाहिए एक, तो एक काम करता हूँ मैं 2500 में से 100 को अलग कर लेता हूँ। तो ये 25 गुणा में मैं इसको लिख देता हूँ 100, और 125 पड़ा ही है हमारे पास U डैश में, और गुणा में हो गया Q। तो ये क्या बना? ये जो 25 को छोड़ करके क्या बना? देखिए U बन गया। ये क्या बना? U। तो U डैश इक्वल्स टू आ गया
25U। तो देखिए ऊर्जा जो है वो कितने गुना बढ़ गई है, कंबाइन होने के बाद में ऊर्जा बढ़ गई है 25 गुना। तो आज हम लोग 7 क्वेश्चन ही करेंगे और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इससे आगे के क्वेश्चन आप स्वतः करके देखें, और आप अगर कर पाते हैं तो मुझे अवश्य वो व्हाट्सअप कीजिएगा, भेजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।